कक्षा फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान के आज के वर्चुअल क्लास में हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम तथा राइबोसोम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका को समझें। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में की थी। यह एक इकाई झिल्ली से बने हुए जालनुमा संरचना है, जिसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली से लगा हुआ होता है। आइए इसको जरा समझें। यह आपका केंद्रक है और बाहर की ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इससे लगा हुआ एच के आकार का एक जालनुमा संरचना पाया जाता है। इसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और इसका एक सिरा जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है लगा होता है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सतह से ब्लैक यहाँ दिख रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम है, जिससे इसकी सतह से लगा हुआ पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का वितरण की जहाँ तक बात है, यह अंडाणुओं में तथा भ्रूणी कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है अनुपस्थित होती है तथा वे कोशिकाएं जो प्रोटीन तथा हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, उनमें यह विकसित रूप में पाया जाता है। आइए इसकी संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल तथा वेसिकल कहते हैं। इसको चित्र द्वारा हम समझा रहे हैं इन तीनों को। ये सिस्टर्नी है, सिरों पर यह आपस में जुड़ी हुई होती है और इनको जो चीज जोड़ती है उसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये आपका सिस्टर्नी हो गया, जो इकाई झिल्ली से बना होता है और इसकी थिकनेस करीब झिल्ली की 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये जो संरचना है जो सिरों पर होती है और इनको सिस्टर्नी को आपस में जोड़ती है, ट्यूब्यूल्स करते हैं। और ये फुटका समान गोल गोल ये स्ट्रक्चर है, इन्हें हम वेसिकल कहते हैं। तो यह इसकी संरचना हो गई। आइए अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्न दो प्रकार की होती है। पहला होता है रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER यहाँ लिख रहे हैं। इसे हम रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी में कहते हैं। यह प्रोटीन तथा हार्मोन का जो कोशिकाएं सिक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं, उनमें यह पाया जाता है। इसमें
जो सिस्टर्नी होती है उसकी सतह से ये राइबोसोम जुड़ा हुआ इसमें होता है। राइबोसोम के जुड़ने से सतह खुरदरी हो जाती है, अतः इसे हम रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरे तरह की कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से छिद्री हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो सिस्टर्नी होती है उसकी सतह से राइबोसोम नहीं लगे होते हैं और स्टेरॉइड का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अभी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और इसके टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो कार्य देखें कि अंतःपर्तोयी जालिका का क्या कार्य है, फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोशिका को प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस कोशिका में सदा अपनी जगह पर पाया जाता है। इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल इसी कारण कहते हैं इसको साइटो स्केलेटन ऑफ सेल। इसीलिए अंतःपर्तोयी जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यह अपना रोल प्ले करता है। यह जो है टेस्टोस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है कार्य है। और साथ ही साथ यह ऑस्मोसिस परासरण, डिफ्यूजन जैसे प्रक्रियाओं में और विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में भी यह भाग लेता है। तो अभी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइसोसोम एक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो और सोमा। लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोमा मीन्स बॉडी। इसीलिए इसका नाम जो है लाइसोसोम रखा गया, क्योंकि इस कोशिकांग की स्ट्रोमा में एक बड़ी सी राजधानी होती है। इसमें 50 से भी अधिक जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थों का पाचन करने में सक्षम होते हैं। इसकी खोज सीडी डवे ने सन 1964 में की थी, जिसके लिए सन 1974 में उसे नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज भी उसे मिला था इस कार्य के लिए। ये लाइसोसोम सभी जंतु कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति देखी गई है। पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम पाया जाता है। जितने भी शरीर के मैक्रोफेजेज होती हैं, मैक्रोफेजेज वे कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। साथ ही साथ लाइसोसोम पैंक्रियाटिक सेल्स जो अग्नाशयी कोशिकाएं हैं और जो भी विभाजन करने वाली कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनमें भी यह प्रचुर मात्रा में लाइसोसोम जो है उपस्थित होता है। इसकी साइज को देखें
इसकी साइज 0.23 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन तक की होती है। यह एक इकाई झिल्ली से घिरी संरचना है। इसकी पीठिका में, इसके स्ट्रोमा में इकाई झिल्ली से घिरी हुई सूक्ष्म गोलाकार एक कण है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई आउटर, और अंदर जो चीज भरा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, पीठिका। इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल रसधानी होता है, जिसमें 50 से भी अधिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फास्फेटेज एंजाइम, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम एवं अन्य एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं। आइए अब लाइसोसोम के प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के 4 प्रकार देखे गए हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम, हिंदी में से प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। ये जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है, ये जो रफ वाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो है यह निर्मित होता है, बना हुआ होता है, और जो गोल्गी बॉडी होती है इसके द्वारा भी यह निर्मित होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। दूसरे प्रकार का लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम, हिंदी में से द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। जब कोई पीनोसोम या फैगोसोम, इसमें खाद्य पदार्थ भरे होते हैं, या किसी प्राइमरी लाइसोसोम से जब जुड़ जाता है और प्राइमरी लाइसोसोम का जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है इनमें उपस्थित खाद्य पदार्थों का पाचन करने लगता है, तो ऐसे लाइसोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। आप जानते हैं अमीबा जैसे एक कोश की जंतु है, इसके प्लाज्मा झिल्ली के पास जब कोई लिक्विड पदार्थ आता है तो इसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर घुस के नली समान संरचना बना लेती है। यह लिक्विड पदार्थ इसमें आके भर जाता है, बाद में नली बंद हो जाती है और खाद्य के रूप में इसे हम पीनोसोम कहते हैं। लिक्विड पदार्थ जब भरा होता है तो इसको पीनोसोम कहते हैं। यह अंदर अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। अब जब ये ठोस पदार्थ होता है तो पीनोसोम की जगह इसको हम जो है फैगोसोम कहते हैं, जब इसमें ठोस पदार्थ भरा होता है। पीनोसोम पिनोसाइटोसिस द्वारा बनता है और फैगोसोम फैगोसाइटोसिस के द्वारा बनता है। और जब इस पीनोसोम या फैगोसोम से कोई प्राथमिक लाइसोसोम आकर जुड़ जाता है और बाद में इसका सारा एंजाइम इससे मिल जाता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। अब तीसरी चीज की प्रकार जो है रेजिडुअल बॉडी, अवशिष्ट काय हिंदी में कहते हैं। जब द्वितीयक लाइसोसोम में सभी खाद्य पदार्थों का पाचन हो जाता है और पोषक पदार्थ रिस कर इससे बाहर निकलकर पूरे कोशिका द्रव्य में जब निकल जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, और अंत में इसमें सिर्फ जब अवशिष्ट पदार्थ शेष रह जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में, तो ऐसे सेकेंडरी लाइसोसोम को हम रेजिडुअल बॉडी या अवशिष्ट काय कहते हैं। चौथा जो प्रकार है उसको बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल, स्वभोजी रसधानी, हिंदी में बोलेंगे स्वभोजी रसधानी। विशेष परिस्थितियों में जब कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है, विशेष परिस्थितियों में जब इसकी जो बाहरी झिल्ली है फट जाती है और सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है और वह सारे कोशिकांगों का पाचन करने लगता है, पाचन करके उन्हें नष्ट कर देता है और कोशिकांत में मर जाती है, तो इस ऐसे लाइसोसोम को हम स्वभोजी
रसधानी करते हैं। तो अभी आपने जो है लाइसोसोम के जो है टाइप्स के बारे में जाना। आइए अब लाइसोसोम के कार्यों के बारे में हम जानकारी। लाइसोसोम के कार्य हम देखें तो सबसे पहला जो लाइसोसोम का कार्य है, यह पिनोसोम या फैगोसोम में उपस्थित जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो है पाचन करना, ये इसका पहला काम है। पिनोसोम या फैगोसोम का पाचन करना, इसका पहला काम है। दूसरा काम है कि कोशिका में प्रविष्ट हुए विदेशी प्रोटीन, बाहरी प्रोटीन या बैक्टीरिया एवं वायरस को नष्ट करना। फॉरेन प्रोटीन जो कोशिका में प्रवेश कर रही है या बैक्टीरिया और जो वायरसेज हैं इनको नष्ट करके संक्रमण को फैलने से रोकना। जो बीजों में उपस्थित संचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनका पाचन करके उनसे ऊर्जा उत्पन्न कराना और भूखी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, ये भी लाइसोसोम का कार्य है। तो स्टारवेटेड सेल्स में जो स्टोर्ड मटेरियल्स हैं जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनका पाचन करके जो है भूखी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना भी लाइसोसोम का एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा जो ऑटोलिसिस द्वारा कोशिका में संक्रमण को फैलने से रोकना। ऑटोलिसिस में क्या होता है, जब कोशिका में कोई संक्रमण हो जाता है तो ये लाइसोसोम जो है इसकी झिल्ली फट जाती है और इसमें जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है पूरे कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और कोशिका के समस्त कोशिकांगों का अंतःपाचन कर देते हैं। इसके द्वारा जो अनावश्यक कोशिका में निष्क्रिय कोशिकांग पड़े होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी निष्क्रिय, जितने भी इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये भी लाइसोसोम का एक प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में सहायता देना। कैसे फर्टिलाइजेशन में सहायता देता है, ये जो शुक्राणु होते हैं इनमें अग्रपिंडक एक्रोसोम जो है नामक एक संरचना पाई जाती है। तो एक्रोसोम में द्वारा स्रावित जो लाइसोसोम होते हैं वह अंडाणु की झिल्ली को भेजते हैं और उससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेशित होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन में भी सहायता देता है। साथ ही साथ सूत्री विभाजन की शुरुआत कराना, इनिशिएशन कराना भी लाइसोसोम का एक प्रमुख कार्य है। अभी हमने लाइसोसोम के कार्यों को जाना। अब हम कोशिका में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसे राइबोसोम कहते हैं का अध्ययन करेंगे। राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा एक क्लॉडे ने खोज किया था और इसका नाम उसने माइक्रोसोम रखा था। एक क्लॉडे ने यह कार्य किया था। सन 1943 में यह काम
किया था, माइक्रोसोम की खोज की थी, जिसे बाद में कोशिका से विलगित करने का काम पैराडे ने 1955 में किया था, जिसके लिए इसे 1974 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसने जब कोशिका से राइबोसोम को बाहर निकाला तो उसने पाया कि इसमें आरएनए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो माइक्रोसोम का नाम आरएनए की ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति होने के कारण माइक्रोसोम को पैराडे ने जो नाम दिया वह राइबोसोम हुआ, जो इसका प्रचलित नाम है। तो राइबोसोम जो नाम पैराडे के द्वारा दिया गया था और खोज की गई थी ए क्लॉडे के द्वारा 1943 में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो 70S और 80S टाइप का जो राइबोसोम है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो 70S राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में पाया जाता है, जबकि जो 80S वाला राइबोसोम होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रफ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जो है लगा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जो उनके कोशिका द्रव्य में जो है फ्री स्कैटर्ड होता है, मुक्त रूप से वितरित होता है। अब आइए इसकी संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये एक सूक्ष्म सघन कण है जिसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। राइबोसोम ही मात्र शरीर का ऐसा कोशिकांग है जो किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इसके कणों का व्यास लगभग 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, और जैसा अभी हमने बताया कि यह कोई झिल्ली से घिरी हुई संरचना नहीं होती है। और अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, अभी हम उसको बता भी चुके हैं। पहला टाइप है 70S राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में फ्री रूप में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में पाया जाता है। यह जो है इसका जो आणविक भार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। यह दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है 70S, जिसमें जो छोटी यूनिट होती है 30S की उप इकाई, और एक बड़ी यूनिट पाई जाती है जो 50S की होती है। तो दो इकाइयाँ होती हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। छोटी को 30S उसका अवसादन गुणांक, उसको यस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और हिंदी में अवसादन गुणांक। तो छोटी उप इकाई 30S की होती है और बड़ी उप इकाई 50S की होती है। जो 80S टाइप का राइबोसोम है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से लगा होता है। इसका आणविक भार 40 × 10⁶ डाल्टन होता है। इसमें भी दो उप इकाइयाँ होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। जो इसमें छोटी उप इकाई होती है उसका अवसादन गुणांक 40S, तथा जो बड़ी उप इकाई होती है इसका अवसादन गुणांक 60S का होता है। आइए अब इन दोनों राइबोसोमों के रासायनिक इसका वो स्ट्रक्चर देखें। तो 70S राइबोसोम है, जैसा कि हमने बताया, इसमें दो उप इकाइयाँ हैं। बड़ी उप इकाई 50S
सब यूनिट, और जो छोटी है वो आपकी 30s उप इकाई बोलते हैं, सब यूनिट। ये जो बड़ी उप इकाई है ये भी दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग जो इसका कहलाता है क्रोड कण, कोर पार्टिकल, और जो स्प्लिट प्रोटीन। तो 50s जो सब यूनिट है ये दो भागों से मिलकर बनी है, क्रोड कण और स्प्लिट प्रोटीन। उसी प्रकार से जो 30s उप इकाई है इसमें भी स्प्लिट प्रोटीन और कोर पार्टिकल पाया जाता है। कोर पार्टिकल दो भागों से मिलकर बना होता है, एक कोर प्रोटीन, और इसमें जो है 5s तथा 23s टाइप का अवसादन गुणांक का rRNA पाया जाता है। तो कोर पार्टिकल जो बड़ी उप इकाई है 50s की, इसके कोर पार्टिकल में 5s rRNA और 23s rRNA पाया जाता है। जो इसकी छोटी उप इकाई है जो 30s की होती है, इसके क्रोड कण में 16s का अवसादन गुणांक का rRNA पाया जाता है, और इसमें भी कोर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये 70s राइबोसोम की संरचना हो गई कि रासायनिक उसका विश्लेषण है, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। अब 80s वाले को हम देख लें। 80s में जो बड़ी इकाई उप इकाई होती है उसका अवसादन गुणांक 60s सब यूनिट इसमें है, और जो छोटी वाली होती है उप इकाई वो 40s सब यूनिट कहलाती है। जो 60s सब यूनिट है ये दो भागों से मिलकर बनी होती है, कोर पार्टिकल और स्प्लिट प्रोटीन। स्प्लिट प्रोटीन को हम शार्ट में SP लिखते हैं। और जो छोटी इसकी उप इकाई है 40s सब यूनिट, इसमें भी दो भाग होते हैं, स्प्लिट प्रोटीन और कोर पार्टिकल। इसका जो कोर पार्टिकल होता है बड़ी उप इकाई का 60s वाले का, इसमें जो rRNA होता है वह तीन होता है, तीन टाइप का, 5s rRNA, 5.8s rRNA और 28s rRNA, और यहाँ पर कोर प्रोटीन भी होती है। ये जो छोटी उप इकाई है 40s सब यूनिट, इसके क्रोड कण के भी दो भाग होते हैं। एक जो इसमें 18s rRNA पाया जाता है, और यहाँ पर कोर प्रोटीन होता है। तो ये 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम का ये डिटेल था। अब हम देखें कि क्या इसका रासायनिक विश्लेषण है 70s राइबोसोम का। तो इसमें 60 से 64% rRNA होता है, राइबोसोमल RNA, और इसका प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो 32 से लेकर 37% इसमें जो है प्रोटीन पाई जाती है। जो 80s प्रकार का राइबोसोम है इसमें जो है 40 से लेकर 44% तक इसमें rRNA होता है, और इसमें 56 से लेकर 60% तक प्रोटीन होती है। तो ये 70s और 80s प्रकार के राइबोसोम का डिटेल था। ये जो राइबोसोम की छोटी और बड़ी उप इकाइयां होती हैं, इनके आपस में जुड़ने
के लिए मैग्नीशियम आयन की सांद्रता आवश्यक होती है। देखें आप, मान लें ये छोटी उप इकाई है और यह बड़ी उप इकाई है, तो ये छोटी और बड़ी उप इकाई ये दोनों मिलकर जो है एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती है। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 मोलर होती है तो छोटी और बड़ी उप इकाई मिलकर कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण होता है। जब इसको हम यहाँ लिखते हैं, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जब कितना हो, बराबर हो 0.001 मोलर, तब ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़कर कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण करती है। लेकिन जब ये सांद्रता कम हो जाती है 0.001 मोलर से, तो ये जो राइबोसोम अपनी उप इकाइयों में टूट जाता है। और जब ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 से अधिक होती है तो राइबोसोम आपस में जुड़ने लगते हैं। तो पहले डाइमर, ट्राइमर और इस तरह से कई जुड़कर पॉली राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ये डाइमर हो गया। तो अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता राइबोसोम की इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए और राइबोसोमों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। जो 80S राइबोसोम है, इसकी जो बड़ी यूनिट होती है 60S सब यूनिट, यह रफ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़ी होती है और इसके लिए एक विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम राइबोफोरिन कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड। राइबोफोरिन फर्स्ट सेकंड जो प्रोटीन की उपस्थिति में 80S जो राइबोसोम है वह जो है रफ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़ता है। आइए अब राइबोसोम के कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो राइबोसोम का जो सबसे प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। इसके फंक्शंस के बारे में कह सकते हैं कि राइबोसोम इज ए स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइबोसोम वह कोशिकांग है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की घटना संपादित होती है। ये राइबोसोम है, ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर कोडान्स पाए जाते हैं। टीआरएनए के एंटीकोडान इनसे पेयरिंग करते हैं और अपने साथ ही अमीनो एसिड्स लाते हैं और इस तरह से टीआरएनए अमीनो एसिड्स लाता रहता है और ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और इनके जुड़ने से प्रोटीन का जो है निर्माण होता है। तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करने का होता है। तो आज के वर्चुअल क्लास में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपने लाइसोसोम और फिर राइबोसोम का अध्ययन किया। से इस अगले वर्चुअल क्लास में डिस्कशन हम आगे करेंगे। धन्यवाद।